कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर को पूरा सुनना हो तो ही आगे बढ़िए, अदरवाइज वीडियो को बंद कर दीजिए। इसके पीछे कारण है। कारण जब ये वीडियो समाप्त होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले आज का ये टॉपिक, उपनिवेशवाद। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विस में। सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या है तो इसे समझ लेते हैं। तो उपनिवेशवाद का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्रों पर कर नियंत्रण स्थापित कर वहां के संसाधनों का अपने हित में शोषण करता है। पिछले लेक्चर में भी मैंने उपनिवेश को समझाया था। अगर इसका लब्बो-लुआब समझना है तो बस ये समझिए, इसका जो उपनिवेशवाद का तात्पर्य है, इसका जो स्वरूप है, ये आर्थिक होता है। जब एक देश किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था पर अपना अधिकार जमा लेता है तो हम कह सकते हैं कि जिस दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर अधिकार जमाया है, जैसे ब्रिटेन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अधिकार जमा लिया, तो हम ब्रिटेन के उपनिवेशवाद हो गए। यह कोई अलग नहीं है, ये साम्राज्यवाद का ही एक बदला हुआ रूप है। वास्तव में साम्राज्यवाद का एक नवीन रूप है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था पे अधिकार हो गया, पैसे पे ही अधिकार हो गया, तो फिर सभी राजनीति और अन्य सब पहलुओं पर भी तो अधिकार स्पष्ट हो जाता है। आइए आगे देखते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे 1940 में, उनकी एक कृति आई थी, में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 खंडों में विभक्त किया। ये पूछा जाता है इंडिया टुडे किसकी कृति है? रजनी पाम दत्त की कृति है। ये ब्रिटिश इतिहासकार, यूं कहिए कि वहां के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे थे। तो इन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया है। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से लेकर चार्टर एक्ट 1813 तक वाणिज्यिक पूंजीवाद रहा। फिर 1813 से 1858, यानी तुरंत जब ये 1857 की क्रांति हुई तब तक औद्योगिक पूंजीवाद रहा, और फिर 1858 से देश की आजादी तक वित्तीय पूंजीवाद। इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो प्लासी के युद्ध से ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद से ही उपनिवेशवाद के इस चरण में बंगाल व अन्य प्रांतों से वसूले गए भू राजस्व के बचे हुए हिस्से से कम कीमत पर भारतीय माल को खरीदा जाता था और उसे अन्य देशों को अच्छी कीमत पर निर्यात कर दिया जाता था। तो ये बड़ा ही, इसमें हुआ क्या कि इस दौरान जो ब्रिटिश शासन का जो परिणाम रहा है कि भारत का शिल्प उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद सा हो गया। फिर बंगाल पर अधिकार करने के बाद कंपनी ने शिल्पकारों को बाध्य भी किया कि वह केवल कंपनी के लिए ही माल तैयार करेंगी। यह माल कितने समय में, कितनी मात्रा में और कितनी कीमत पर तैयार होगा, इसे भी अब कंपनी ही तय करती थी। इस प्रकार से कंपनी के शासन के जो पहले 50 वर्ष रहे, उसमें भारतीय हस्तकला उद्योग का पूरी तरीके से विनाश हो गया और देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह कृषि पर आधारित हो गई। एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि किसने प्रथम अवस्था को खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने चर्चा की थी, फिलहाल मैं बता दूं, पर्सिवल स्पीयर। तो पर्सिवल स्पीयर ने उपनिवेशवाद की इस प्रथम अवस्था को खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा से नवाजा है। इसके बाद से हम देखते हैं दूसरा, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। तो 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद साम्राज्यवाद के इस चरण में योजनाबद्ध तरीके से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। कैसे कि भारतीय हस्तशिल्प के माल को पहले विदेशी और फिर भारतीय बाजार से बाहर कर दिया गया। यह नीति विशेषकर भारत के वस्त्र उद्योग के प्रति अपनाई गई थी। इसमें हुआ क्या कि भारत आने वाले सूती कपड़ों पर आयात कर बड़ा कम लगाया गया, मात्र 3 से 5%, जबकि जो भारत से जाने वाले कपड़े थे उन पर निर्यात कर 10% लगा दिया गया। तो इसके कारण से वस्त्र उद्योग चौपट हो गया। यही नीतियां अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे बर्तन, कागज, चीनी, लोहा उद्योग, कांच उद्योग, सभी उद्योगों में यही नीति अपनाई गई, जिसके कारण से भारत में अनौद्योगिकरण की शुरुआत हो गई, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर चला। इधर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और भारत में क्या हुआ? अनौद्योगिकरण। अनौद्योगिकरण को अगर एक परिभाषित करना हो तो बस इतना ही कहेंगे कि भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प और लघु उद्योगों का जो पतन हुआ है वही क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरीके से
1833 का चार्टर एक्ट बनाया गया, जिसमें कंपनी की जितनी भी वाणिज्यिक गतिविधियां थी उनको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तो इस तरीके से भारत में औद्योगिक पूंजीवाद की ये अवस्था रही, जब केवल और केवल भारत को कच्चे माल का एक केंद्र बनाकर रख दिया गया। हालांकि इस दौरान भारत में आर्थिक शोषण के इस दौरान कुछ विकासात्मक कार्य भी करने पर अंग्रेज मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जो माल तैयार हो रहा था तो उसको देश के भीतरी और अन्य भागों में पहुंचाने के लिए या फिर बंदरगाहों तक लाने के लिए यातायात के साधन की जरूरत थी। इस दौरान सर्वाधिक प्रगति रेलवे के विकास में देखी गई। इसके अलावा प्रशासन पर कार्य का बोझ बढ़ा, जिससे अंग्रेजों को पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता हुई, इसलिए एक नई शिक्षा नीति आई। तो इन सब के मद्देनजर ये औद्योगिक पूंजीवाद की दूसरी अवस्था रही। इसके बाद आते हैं हम वित्तीय पूंजीवाद का चरण। तो 1860 के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की शुरुआत हुई। क्यों? आखिर क्या कारण है? तो इसका कारण ये रहा कि सबसे पहला तो ब्रिटेन में औद्योगिक विकास होने लगा और औपनिवेशिक बाजारों के शोषण के फलस्वरूप उनके पास बहुत ज़्यादा जो पूंजीपति थे उनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी इकट्ठा हो गई। तो उन्हें निवेश करने के लिए तो एक क्षेत्र चाहिए था ताकि वो इसे ब्लैक की जगह व्हाइट बना सकें। दूसरा, इधर मार्क्सवाद की अवधारणा चल रही थी। मार्क्सवाद के द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया था। तो इस द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंग्रेजी अनुवाद से अब मजदूरों को जागरूक किया गया पूंजीपतियों के प्रति, जिससे पूंजीपतियों को मजदूरों के विद्रोह का भी के प्रति भी आशंका उत्पन्न हुई। इसके अलावा भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता थी। तो इन सब के कारण से अंग्रेज जो पूंजीपति थे उन्होंने भारत में निवेश करना शुरू किया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो निवेश हुआ या पहला जो निवेश हुआ वो रेल पर हुआ। तो रेलों के निर्माण पर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पूंजी निवेश में लाभ की गारंटी 5% लाभ की गारंटी सरकार देती थी, जबकि सिंचाई व्यवस्था या अन्य में निवेश पर किसी तरह की कोई गारंटी नहीं थी, जिससे जो पूंजीपति थे वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपना निवेश करते गए। सर्वाधिक जो निवेश हुआ वो सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हुआ। इसके बाद से दूसरा हुआ रेल निर्माण में। पहली ट्रेन चली, आप जानते हैं कि लाल डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 में सालसे द्वीप पर बंबई से ठाणे के बीच में। फिर 1900 के करीब करजन के समय भारत में रेल लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसी तरीके से जो भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हुआ तो पूंजी को संचालित व नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था की भी जरूरत पड़ी। तो एक रिजर्व बैंक की स्थापना का एक प्रावधान किया गया। हालांकि संवैधानिक मान्यता के अंतर्गत ये तब तक नहीं थी, एक निजी बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह 1921 में एक एक्ट द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया। फिर आयात निर्यात यानी एक्सचेंज बैंकों की भी स्थापना हुई। तो इस तरीके से जो भारत में वित्त पूंजी के निर्यात के परिणाम स्वरूप जो भी पैसे आए या जो भी, लेकिन उससे भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ, बल्कि जितना भी अतिरिक्त आय था वो मुनाफे के रूप में देश के बाहर चला गया और भारत विदेशी पूंजी के चंगुल में फंसता चला गया। तो इस तरीके से भले ही इस दौरान कुछ बहुत विकास भी हुए, लेकिन वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया। जैसे रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य था कि भारत के जो कच्चे माल हैं उनको देश के अन्य हिस्सों में बंदर या फिर बंदरगाहों तक ले जाना। इसी तरीके से रेल निर्माण का दूसरा उद्देश्य था कि सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को आसानी से कुचला जा सके। तो इन सब में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही फायदा था। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तिलक जी ने तो ये जो रेल, तार, सड़क, इन सबको अनावश्यक बताते हुए इन्हें दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने का सामान तक कह दिया। उनका एक समाचार पत्र सहचर जो कि 30 अप्रैल 1884 में आया, तो उसमें उन्होंने रेल के बारे में लिखा था कि लौह पथों का विस्तार का अर्थ लौह बंधन है। तो इस तरीके से कुछ अन्य प्रयास भी किए गए। इन प्रयासों में यही हुआ कि भारतीयों का पैसा भारत के बाहर जाता रहा और भारत यूं कहिए कि पूरी तरीके से गरीब सा हो गया। यहाँ की जनता, यहाँ के कृषि, यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग सब कुछ बर्बाद से हो गए। इसी तरीके से
भारत में सूती वस्त्र उद्योग की भी स्थापना हुई थी 1854 में। एक जूट फैक्ट्री भी खोली गई 1855 में। फिर 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। तमिलनाडु में 1904 में सीमेंट कारखाना भी पहला खोला गया। कागज मिल खोली गई थी बंगाल में 1859 में। लेकिन ये सभी चीज़ें तत्कालिक समय में अंग्रेजों को फायदे के लिए थी और सभी चीज़ें नाकाफ़ी रही, भले ही इसमें भारतीयों का सहयोग भी रहा। तो इस तरीके से हमने ये सब पॉइंट देखे। अब देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, इसे एक भाषा में समझे तो अंग्रेजों ने नकदी फसलों पर यानी कैश क्रॉप्स के उत्पादन पर जोर दिया। कारण क्या था कि 1813 में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। अब उन्हें अंग्रेजों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिससे जो माध्यम जिसका बनी वो भारतीय कृषि बन गई। कृषकों को जबरन ऐसी फसलें उत्पादित करने के लिए बाध्य किया गया जिनको बाजार में आसानी से बेचा जा सके। यही जो फसलें थी इन्हें नकदी फसल की संज्ञा दी गई, जैसे कपास, रेशम, फिर नील, अफीम, चाय, कॉफी। इसके अलावा जो चाय की फसल थी उसके उत्पादन पर विशेष रूप से जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तब तक चीन पर निर्भर थे चाय के लिए और अंग्रेज चाय पीने के भी शौकीन थे। तो 1833 में अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली 1833 के एक्ट के द्वारा। तो इस अधिनियम से 1833 के ही एक्ट के अधिनियम से, चार्टर एक्ट के अधिनियम से चाय और चीन के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया था। ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इस चाय को सबसे पहले 1838 में लंदन में बेचा गया, जबकि असम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई, जो प्रथम चाय कंपनी थी। तो अंततोगत्वा कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषकों व मजदूरों का शोषण ही हुआ। नील दर्पण में भी इसका वर्णन है, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। इस कृषकों की, खेतीहर मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इतनी ज़्यादा मात्रा में इनका शोषण हुआ कि 1928 में कृषि पर एक शाही आयोग भी बनाया गया, जिसमें दास्ता को अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया था। हालांकि उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इधर कम्युनिटी नाम की प्रथा बिहार और उड़ीसा में चल रही थी। तमिलनाडु में पन्नियाल प्रथा थी। गुजरात में हाली समूह थे। ये सब कृषक मजदूर हुआ करते थे, दास समझ लीजिए। तो इस तरीके से एक और पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि डेनियल थॉर्नर ने 1890 से 1947 ईस्वी तक के काल को कृषि स्थिरता का काल कहा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, आपका कॉन्सेप्ट विकसित हुआ होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा वीडियो पूरा देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।